एवरीवन वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए सीडीपी एंड ईवीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट हैं काफ़ी दिन से। क्लास 1, 2, 3, 4, 5 इतने हो चुके हैं, 5 क्लासेस हो चुके हैं। आप जरूर देखिए, अगर आपको सीटेट क्लियर करना है तो। बहुत से लोग जो है पूरा वीडियो भी नहीं देखते हैं। सारे क्वेश्चंस देखिए, आपका जो है बहुत अच्छा स्कोर आएगा। एंड मैंने सोचा कि हिंदी का जो है, क्योंकि सीटेट क्लियर करने के लिए आपको लैंग्वेज एंड सीडीपी ये तीनों अगर आपका स्ट्रांग है तो बाकी अगर दूसरे सब्जेक्ट्स में उतने नहीं आ रहे फिर भी आप आराम से क्लियर कर लोगे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि हिंदी के भी मैं आपको कुछ ट्रिक दूं जो मैंने किया था अपने एग्ज़ाम के टाइम पे, और वो मुझे बहुत अच्छा जो है उसकी वजह से स्कोर भी आया है। तो वो चीज़ें मैं आपके साथ जो है शेयर करूँगी, वो ट्रिक कि आपको कैसे जो है हिंदी के जो पैसेज आते हैं। आपको पता है कि गद्यांश एंड पद्यांश दोनों मिलकर जो है 15 क्वेश्चन आते हैं। अब आप सोचिए 30 में से 15 नंबर तो फ्री के हैं, क्योंकि वो पैराग्राफ में से ही आपको केवल पैराग्राफ दिया होता है, उसमें क्वेश्चन दिए होते हैं, वहीं से देखकर आपको बताना है। फिर भी लोग क्यों गद्यांश पद्यांश छोड़ देते हैं, नहीं कर पाते हैं, गलत हो जाता है। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको वो चीज़ नहीं करनी है। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसे अच्छे से ध्यान से देखिए। आपका जो है 15 नंबर एकदम कंफर्म है। बाकी के जो 15 नंबर है वो मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी, समझाऊंगी भी कि कैसे जो क्वेश्चंस आते हैं पेडागोजी के वो आपको कैसे करना है। तो आप समझ लीजिए, आपको 30 में से 30 हिंदी में आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। अगर गलत हुआ भी तो आपके 1 या 2 ही गलत होंगे, बट फिर भी मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ, हर दिन अगर आपने मेरे साथ प्रैक्टिस की तो आप अच्छा स्कोर करेंगे। और जो लोग पहली बार चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ से बहुत फ़ायदा होगा, आपका एग्ज़ाम जो है क्लियर होगा। तो देखिए, ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और अब मैं जो है बहुत पुराने क्वेश्चंस नहीं कराती हूँ, क्योंकि जो 1 महीने का जो पेपर है वो इतना अच्छा खासा उसका लेवल है कि अगर आपने वो कर लिया तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये जो है 3 जनवरी जो है कि जो शिफ्ट थी उसी का हिंदी का है। ये आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों में काम आएगा, क्योंकि हिंदी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आपको पता है ये पैसेज ही आते हैं, बट फिर भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। और ये ऑनलाइन शिफ्ट का ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। बट एक चीज़ बस है कि कंप्यूटर में आपको जो है माउस से जो स्क्रोलर होता है उससे आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा जब आपको नीचे का पढ़ना है। तो समय कैसे बचाएं पेडागोजी में और कैसे सही करें वो चीज़ आप जान लीजिए। मान लीजिए कि देखिए यहाँ पर लिखा है 91 to 99। अब सोचिए एक पैसेज से आपको 9 क्वेश्चन मिल रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। और ये 9 क्वेश्चन के पूरे सही होते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। ये गद्यांश है और एक पद्यांश मिलता है। तो यही रहता है, किसी से 8 पूछता है, किसी से 7 पूछता है, किसी से 9 पूछ दे, किसी से 5 पूछ दे, वेरी करता है क्वेश्चन। बट हाँ, 15 क्वेश्चन आपको इससे ज़रूर मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, और आप सभी जो है टेलीग्राम चैनल में जुड़े रहिए, वहाँ पे मैं क्विजेज़ एंड कुछ नोट्स वगैरह जो है शेयर करती रहूँगी। तो इस वजह से जो है आपका चैनल पे जुड़े रहना, टेलीग्राम पे जुड़े रहना काफ़ी ज़रूरी है अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा भी है 91 to 99 एंड दिया गया है कि दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो देखिए, ये जो है गद्यांश है। अब नॉर्मली लोग क्या करेंगे कि इस गद्यांश को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे ऐसे, उपवास रखना, केवल धार्मिक विधि, ऐसे, और इसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे फिर भी वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको कभी भी जब भी पैसेज आए तो आपको पढ़ना स्टार्ट नहीं कर देना है गद्यांश को। आपको सबसे पहले क्वेश्चंस देखना है। देखिए, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़िएगा। क्यों मैं बोल रही हूँ ऐसा, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपके माइंड में रहेगा तो जैसे ही आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा है। तो इस तरह से क्या होता है कि आप जो है पैसेज भी पढ़ लिए, आधा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपने पूरा पैसेज जो है शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ दिया तो आपको याद तो रहेगा नहीं। तो फिर आपको फिर क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन पढ़ा है, फिर उस क्वेश्चन के लिए आप दोबारा से पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, और आपको अपना टाइम बचाना है, क्योंकि पेपर जो है वो बहुत छोटा नहीं आता है, काफ़ी लेंदी होता है। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है 91 की उपवास का संबंध किससे है, उपवास मतलब व्रत। और दूसरा एक क्वेश्चन देखिए लिखा है कि बदलते मौसम का प्रभाव किस पर पड़ता है। अब आप जब पैसेज पढ़िएगा तो अपने दिमाग में रखिएगा कि एक क्वेश्चन तो ये है कि उपवास का संबंध किससे है, एंड दूसरा क्वेश्चन ये है कि बदलते मौसम का प्रभाव किस पर पड़ता है। तो अब देखिए, जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये जो पैसेज है ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और आपको कि उपवास रखना केवल धार्मिक विधि विधान या कर्म कांड का अंग नहीं है। उपवास व्रत भारतीय संस्कृति में पूर्ण स्वास्थ्य के सूत्र हैं। मतलब अब ये समझ लीजिए कि उपवास का मतलब जो है केवल धार्मिक विधि से नहीं है। उपवास का मतलब क्या है, भारतीय संस्कृति में पूर्ण स्वास्थ्य के सूत्र हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा था कि उपवास का संबंध किससे है। तो अब आप समझ गए होंगे कि उपवास का संबंध जो है किससे है,
यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, केवल धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं है ऐसा बताया है पैसेज में, केवल स्वास्थ्य से भी नहीं है। किससे है? धार्मिक अनुष्ठानों तथा स्वास्थ्य दोनों से है। और यही देखिए पैसेज अगर आपने थोड़ा सा ही पढ़ा, देखिए अभी आपने पूरा पढ़ा भी नहीं है, फिर भी आपने आराम से यहीं से कर लिया कि केवल धार्मिक विधि विधान से नहीं, स्वास्थ्य से भी है, मतलब दोनों से है। आपका एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। उसके बाद से अगर आप चाहें तो दोबारा क्वेश्चन अगर आपको मान लीजिए आपने टिक कर दिया और आप जो है आपको वहाँ पे ऐसे करके सेव एंड नेक्स्ट करना होगा, फिर आप दूसरे जो है क्वेश्चन पे चले आएंगे, फिर वहाँ भी पैसेज दिखेगा। देन आप क्या कीजिएगा कि मान लीजिए बहुत से लोग जो हैं फिर से दोबारा से ऐसे पैसेज पढ़ना स्टार्ट करने लगेंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बदलते मौसम का प्रभाव किस पर पड़ता है। अब आपको ये देखना है कि जो बदलता मौसम है उसका प्रभाव किस पर पड़ता है। तो आपने यहाँ तक तो पढ़ ही लिया है, अब शुरू मत कीजिएगा दोबारा से। अब पढ़िए कि ऋतु परिवर्तन के समय व्रत इसलिए रखे जाते हैं कि बदलते मौसम में कई किस्म की बीमारियां आती हैं। बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक शक्ति तभी प्रभावित होगी जब शारीरिक और मानसिक शुद्धता होगी। अब आपने देख लिया कि मौसम से बदलते हुए में क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें यही चीज़ लिखा है कि बदलते मौसम में कई किस्म की बीमारियां आती हैं एंड उनसे लड़ने के लिए क्या हो चाहिए, हमको रोग प्रतिरोधक शक्ति चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर हम जो है कैसे लड़ेंगे, कैसे हमारी जो शारीरिक और मानसिक शुद्धता होगी। तो इसमें यही चीज़ बोल रहा है कि बदलते मौसम का प्रभाव किस पर पड़ता है, तो स्वास्थ्य पर पड़ता है, क्योंकि उसमें बोला है कि अगर आप बदलते मौसम में कई किस्म की बीमारियां आती, तो बीमारी किसको होता है, हमारे शरीर को होता है, हमारा स्वास्थ्य उससे बिगड़ता है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। देखिए हम बार बार पैसेज भी नहीं पढ़े फिर भी हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। अब आपको फिर क्या करना है, फिर से क्वेश्चन पढ़ना है दूसरा। पैसेज बार बार मत पढ़िएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पूरा आपने पैसेज पढ़ लिया और क्वेश्चन सारे ऊपर ही हैं, तो टाइम वेस्ट होता है। अब बोल रहा है कि शारीरिक और मानसिक शुद्धता से क्या प्राप्त होता है। अभी वहाँ पर लिखा था कि शारीरिक एंड जो मानसिक शुद्धता है उससे क्या होता है, रोगों से लड़ने की शक्ति तभी तो प्राप्त होती है जब आपकी शारीरिक और मानसिक शुद्धता होती है। रोगों से लड़ने की शक्ति इसका राइट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक शक्ति तभी प्राप्त होगी जब शारीरिक और मानसिक शुद्धता होगी। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से और एकदम राइट आंसर हो रहा है, क्योंकि और ऐसे ही करना चाहिए। इसका है ऑप्शन नंबर 1, और ऐसे ही करना चाहिए। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि एक बार पैसेज पढ़े, 2 बार पढ़े, फिर भी आप राइट आंसर नहीं लगा रहे हो, गलत करके आ रहे हो, तो नुकसान होता है। तो मेरी बात मानिएगा, मैंने ऐसे ही फॉलो किया था हिंदी में, और मेरे एक भी गद्यांश पद्यांश जो है गलत नहीं हुए हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि गद्यांश पद्यांश में 1-2 ग्रामर आ जाते हैं, तो इसके लिए आपको पूरा ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिक ग्रामर ही इसमें आता है, जो कि आप बचपन से पढ़ रहे हैं। विलोम शब्द पूछता है, संधि पूछ देता है, पर्यायवाची पूछ देता है। तो इसमें इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि बहुत लोग लूसेंट पढ़ने लगे होंगे, पूरा ग्रामर वो इसमें नहीं पूछता है। तो आपको काम का पढ़ना है, बेकार वाली चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो देखिए हो गया। अब फिर से क्या कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए पहले, उसके बाद से हम चलेंगे पैसेज पे। रोगों के लौटने की संभावना कब कम हो जाती है, मतलब कब जो है रोग जो है वो नहीं होते हैं, कम संभावना उनकी कम हो जाती है। और अभी तो मुझे ऐसे स्क्रॉल करना पड़ रहा है, वहाँ तो आपको स्क्रॉल नहीं करना है, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो पैसेज एंड क्वेश्चन सामने ही रहेंगे। तो देखिए हम लोगों ने कहा था, हाँ यहाँ तक पढ़ लिया था कि जब शारीरिक और मानसिक शुद्धता होगी, इसी से जीवन शक्ति भी प्राप्त होती है। इससे बल व बुद्धि का बराबर संतुलन बना रहता है। उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण रूप से विराम मिलता है, पूर्ण रूप से विराम मिलता है, तथा शरीर में विद्यमान पुराने खाद्य अवशेष तथा दूषित पदार्थ नष्ट होकर मल के द्वारा निकलने का प्रयत्न करते हैं, तो भूख स्वतः समाप्त हो जाती है। अतः उस समय उपवास करना अनिवार्य हो जाता है। भोजन लेने से तीव्र निष्कासन क्रिया रुक जाती है। भूख न रहने पर भोजन ना किया जाए, अगर मान लीजिए भूख नहीं है, भूख ना रहने पर भोजन ना किया जाए, तो पूर्ण रूप से शारीरिक सफाई होकर रोग का कारण जड़ से समाप्त हो जाता है। इसका मतलब जब भूख लगे तभी खाना खाइए, ये नहीं कि दिन भर खाते रह रहे हैं। उसके पश्चात नियमित तथा उपयुक्त उचित आहार देने पर रोग के लौटने की आशंका नहीं रहती है। नियमित एंड आपको अच्छा आहार। अब देखते हैं क्वेश्चन जो पूछा है, अब आप जो है सारे क्वेश्चन कर लोगे, ये तो मैंने करा दिया है। ये क्वेश्चन है कि रोग के लौटने की संभावना कम हो जाती है कब, जब उपवास रखते हैं, जब मनपसंद भोजन करते हैं, या फिर जब बिना भूख के भोजन करते हैं, या फिर जब बिना भूख के भोजन न किया जाए। तो इसमें रोगों के लौटने की संभावना जो है वो कब कम होगी, तो वो तभी होगी जब बिना भूख के, मतलब बिना भूख के भोजन न किया जाए। भूख नहीं है तो भोजन मत कीजिए, जब भूख लगे तभी भोजन कीजिए। वही तो उसमें लिखा था क्वेश्चन पैसेज में भी। तो इसका होगा 94 का 4। अब आपने देखा एक बार आधे क्वेश्चन सॉल्व हो गए और फिर नीचे के क्वेश्चन वहीं से मिल गए, तो ये चीज़ उसमें लिखा था। अब नेक्स्ट भी देख लेते हैं।
कि उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण विश्राम मिलता है। अब ये जो विश्राम के नीचे अंडरलाइन है, इसका पूछ रहा है कि इससे क्या मतलब है कि उपवास के दौरान जो शरीर है पाचन संस्थान को पूर्ण विश्राम मिलता है। इसका मतलब पाचन अंगों को थोड़ा आराम मिल जाता है, पाचन अंग निष्क्रिय हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ये तो बात किया नहीं है उसमें। पाचन अंगों को पूरी तरह आराम मिल जाता है। अभी अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने यहाँ पर आपको बताया, पढ़ा भी है, पूरी तरह आराम मिल जाता है। देखिए आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ, अदरवाइज मैं बार बार पैराग्राफ पढ़ती ही नहीं हूँ। देखिए लिखा है यहाँ पर कि उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण रूप से विश्राम मिलता है। तो ये ऐसे ही आपको भी करना है। अब देखिए कितना कम समय लगा और हमने 94 भी कर लिया। ये देखिए पूर्ण विश्राम का मतलब क्या है कि पाचन अंगों को पूरी तरह आराम मिल जाता है। ऑप्शन नंबर 3 ये इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिना पैसेज वाले होते हैं, जिसके लिए आपको बार बार पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जो क्वेश्चन जो आपको सामने दिखता है पहले उसको पढ़िए, देन पैसेज पढ़िए। गलत खाद्य पदार्थ ही विजातीय द्रव्य यानी विष का काम करते हैं। यहाँ गलत खाद्य पदार्थ से क्या तात्पर्य है, तो ये जो है आपको अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मान लीजिए आपने पैसेज पढ़ा तो उसका सारांश क्या निकला, इसका यही तो निकला कि जब भूख ना लगे तो ना खाएं, सही चीज़ खाइए, यही सारी चीज़ें हैं। तो इसमें आपको बताना है कि गलत खाद्य पदार्थ ही विजातीय द्रव्य यानी विष का काम करते हैं। मतलब गलत चीज़ खाते हो तो वो विष का काम करता है। तो गलत खाद्य का मतलब क्या चीज़ है ये आपको बताना है। तो गलत खाद्य का मतलब यही तो कि जिससे आपके शरीर को हानि पहुँचे। गलत खाद्य वही तो होगा, वो तो होगा नहीं कि जिससे आपको शरीर को लाभ पहुँचे या जिसको जो आपके योग्य ना हो, जिससे आपको शरीर को नुकसान पहुँच रहा है, तो वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो ये होगा 96 का 2। गलत खाद्य पदार्थ का मतलब जो पदार्थ शरीर को हानि पहुंचाते हैं। तीसरे में लिखा है कि जो पदार्थ खाने योग्य होते हैं, ये तो होगा नहीं। जो पदार्थ शरीर को लाभ पहुंचाते हैं, तो अगर जहर या विष जो है वो हमारे शरीर को लाभ थोड़ी ना पहुंचाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट। देखिए मैंने बार बार पढ़ा भी नहीं, और अब देखिए इसी पैसेज में ये आपको ग्रामर का पोर्शन आ गया, तो इस वजह से पैसेज पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब देखिए 97 विजातीय का विलोम शब्द, ये इतने इजी होते हैं, इसका होगा सजातीय। आप ये आराम से कर लेंगे कि इसके लिए आपको ग्रामर पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप नोट्स पढ़ें, किताब खरीदें इसके लिए, ये आप आराम से कर लेंगे। और नहीं भी तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो ग्रामर का विलोम हो गया, संधि हो गया, जो पूछा होता है वही रिपीट करता है। तो इस वजह से आपको कभी भी कुछ ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी सीटेट की तैयारी करते समय कभी भी ग्रामर नहीं पढ़ाई की है। बस मैं क्या करती थी कि पैसेज सॉल्व की, पैसेज में क्वेश्चन तो मैं जो उसमें से देख के करना है वो कर लिया, और बाकी जो ये ऐसे विलोम शब्द आते हैं तो उसमें से देखती थी कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि बचपन से अभी तक हम पढ़ते ही आ रहे हैं। और जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं आता है उनको मैं बता दूं कि जो भी आपको लगे कि आपको ये नहीं आ रहा है, आप वो नोट डाउन कर लें एंड उसी को रिवाइज कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 98। अब ये देखिए फिर से ग्रामर का है कि दूषित में कौन सा प्रत्यय है। अब ये देखिए जिनको नहीं पता है उपसर्ग किसे बोलते हैं, प्रत्यय। तो जो पहले लगता है उसे उपसर्ग बोलते हैं, और जो लास्ट में होता है लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो लास्ट वाला जैसे दूषित, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। तो ये भी आप प्रैक्टिस करते करते सीख जाएंगे। जो लोग पहली बार कर रहे हैं, जिन्हें ना समझ में आ रहा है, उनको मैं बता रही हूँ। तो दूषित में क्या आपको लग रहा है, दूषित इसका मतलब ईत, और ये देखिए ये 100 पे जो है छोटी ई की मात्रा है, इसका मतलब छोटी ई होगा। यहाँ पर देखिए छोटी ई का मात्रा है तो इसका मतलब छोटी ई एंड त। तो दूषित में इत प्रत्यय है। 99 इस पैराग्राफ से 9 क्वेश्चन थे। 9 क्वेश्चन काफ़ी बड़ा नंबर होता है एक पैसेज से आना, और ऐसा आता भी है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का उदाहरण है। हिंदी के लिए आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण हो गया, उपसर्ग प्रत्यय एंड अलंकार एंड विलोम शब्द पर्यायवाची, इतने में से ही पूछता है, बट बहुत ईजी होता है पेपर 1 में जो या पेपर 2 में जो भी पूछे। तो इसमें से विशेषण का उदाहरण पूछ रहा है। विशेषण का मतलब क्या होता है, जो किसी की विशेषता बताए। संज्ञा की विशेषता बताने वाले को ही तो विशेषण कहते हैं, जो किसी की विशेषता बताए, जैसे कि काला हो गया, काला रंग हो गया, ये सारी क्या है, ये विशेषण है। तो ये आपको इसमें बताना है। अजगर है, आहार है, अमृत है, या फिर असली है। तो इसमें से विशेषण का उदाहरण कौन सा है। अजगर होगा नहीं, आपको पता है नाम जो भी होता है वो तो नाउन हो गए। आहार भी नहीं होगा, अमृत भी नहीं होगा। तो 99 का जो है ऑप्शन नंबर 4 ये है असली। अब असली के बारे में बहुत से लोग सोच रहेंगे कि ये कैसे हो गया। तो ये कुछ चीज़ें जो है विशेषण के जो उदाहरण होते हैं वो आपको याद भी रखना चाहिए, और ये याद आराम से हो जाते हैं अगर आप हर दिन प्रैक्टिस करते हैं। तो ये था गद्यांश जिसके 9 क्वेश्चन थे। अब हम करेंगे पद्यांश जिसके जो हैं 100 to 105, मतलब 5 क्वेश्चन इसके आ गए। तो आप देख सकते हैं 14 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल गए। तो 14 हो गया, 15 क्वेश्चन, यही रेशियो होता है। मतलब
हिंदी के 30 में से तो जो 15 क्वेश्चन है वो फ्री के नंबर होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि क्वेश्चन में देखिए लिखा है कि नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़ने के उपरांत सबसे सटीक विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पर लिख दिया है तो सब लोग इसको फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, ये आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पे जाना है। क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है कि कविता में किस आदत की बात कही गई है। ये जो कविता है इसमें किस आदत की बात कही गई है, तो अब देखते हैं कि इसमें किस आदत की बात कही गई है। एंड दूसरा भी एक और इसके साथ में देख लेते हैं ताकि और जल्दी हो जाए। आदतों को बदल देना कठिन क्यों है। दो चीज़ें हैं कि एक तो कविता में किसकी बात की गई है, किस आदत की, एंड आदतों को बदल देना कठिन क्यों है। तो हम पढ़ते हैं, आज जब पहली बार, और हाँ जो गद्यांश होता है वो थोड़ा सा बड़ा आता है बट पद्यांश तो बहुत छोटा ही होता है, तो इसमें आपका काफ़ी समय बचता है। आज जब पहली बार, एक तरह से पहली बार आया है तुम्हारा खत, जम्मू की किस कॉलोनी से, तो लग रहा है क्यों आया है तुम्हारा खत, बुरी तरह भीगा हुआ, अटा हुआ कुछ कुछ, आखिर क्यों लिखा है तुमने कि पता नहीं कभी फिर हो सकेगा कि नहीं, तुम्हारा वही पता वही ठिकाना जिस पर खत लिखने की आदत है मुझे, बड़ा मुश्किल है ना बढ़ती हुई उम्र में आदत का बदल देना, और आदतें भी जबकि हमारी बहुत अपनी होकर रही हों। तो कविता में किस आदत की बात जो है वो किया गया है, तो अगर आपने नोटिस किया हो इसमें खत की बात की गई है। देखिए इसमें जो है किसकी बात की गई है कि बार बार जो है वो पत्र लिखने की, आपने अगर देखा होगा यहाँ पर कि पहली बार एक तरह से आया है तुम्हारा खत, फिर दोबारा से देखिए क्यों आया है, यहाँ पर देखिए क्यों आया है तुम्हारा खत, ऊपर भी लिखा था खत की बात की गई है। और आदत, और कौन सी आदत ऐसी होती है कि बढ़ती हुई उम्र में आदत का बदल देना, और आदतें भी जबकि हमारी बहुत अपनी होकर रही हों। तो पहला है कविता में किस आदत की बात की गई है, पहला परिवार के साथ पहाड़ों पर घूमने की, ऐसी तो कोई बात ही नहीं की गई है। दूसरा दोस्तों के साथ, ये भी नहीं। तीसरा प्रतिदिन पत्र लिखने की, ये भी नहीं। पते विशेष पर पत्र लिखने की, इसी की बात की गई है कि कभी जो है जो विशेष चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर वो बार बार पत्र लिख रहा है, तो इसकी बात किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, आदतों को बदल देना कठिन क्यों है। अगर आपने लास्ट में नोटिस किया हो, देखिए एक बार पढ़ने का यही होता है कि आपको याद रहेगा कि बढ़ती हुई उम्र में आदत का बदल देना, और आदतें भी जबकि हमारी बहुत अपनी होकर रही हों। इसका मतलब क्या हुआ कि आदतें हमारी जो हैं बहुत अपनी हैं। तो आदतों को बदल देना कठिन क्यों होता है, क्योंकि आदतें जो हैं वो हमारे लाइफ का, हमारे जीवन का जो है एक अभिन्न हिस्सा होता है, जिसे आप ऐसे ही नहीं बदल सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट। अब ये लिख रहा है कि आदतों का प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ता, गलत है। आदतों के कार्य सारे कार्य शीघ्र हो जाते हैं, नहीं। आदतें जो हैं वो व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा होती हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, कवि के दोस्त कहाँ रहते हैं। तो मुझे तो पता है, मैंने एक बार पढ़ा तो उसमें जम्मू की बात आई है, तो इसका होगा जम्मू। और मैं आपको एक बार पैराग्राफ भी दिखा देती हूँ, अगर आपने नोटिस किया हो। देखिए यहाँ पर लिखा है कि जम्मू किस कॉलोनी से तो लग रहा है क्यों आया है तुम्हारा खत, जम्मू की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसलिए हमेशा पहले क्वेश्चन पढ़ना है। लिखा है बुरी तरह भीगा हुआ से तात्पर्य क्या है। अब उसमें बुरी तरह भीगा हुआ आया है, इसका मतलब क्या चिट्ठी में बारिश भीग गई थी, या फिर चिट्ठी में विस्थापन का दर्द लिखा था, चिट्ठी में ओस में गीली हो गई थी। देखिए वहाँ पे बारिश, ओस, पानी की बात नहीं किया गया, वो उसके दर्द की बात उसमें लिखी गई है कि क्यों आया है तुम्हारा खत। मतलब वो उसमें बता रहा है कि अब बढ़ती उम्र में आदत बदल जाए, तो क्योंकि आदत भी नहीं बदल सकती, क्योंकि वो हमारी लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा है। इसका मतलब वो दर्द की बात हो रही है, ना कि बारिश की। तो ये भी हो गया आपका। तो एक बार में क्वेश्चन पढ़िए, पैराग्राफ पढ़िए, और साथ साथ में सारे क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। अब ये 104, कविता में किसका स्वर जो है प्रमुखता से सुना जा सकता है। किसका स्वर, सबसे पहला किसी दूसरे के घर में होने की पीड़ा का, या फिर घर के अस्त व्यस्त होने की पीड़ा का, घर वापसी ना होने की पीड़ा का, बार बार स्थानांतरण होने की पीड़ा का। तो किसकी, घर वापसी ना होने की पीड़ा का जो है स्वर प्रमुखता से सुना जा सकता है। और इसमें वही बात भी है, अगर आपने पढ़ा इसको ध्यान से, मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ कि देखिए इसमें बोल रहा है कि तुम्हारा वही पता है वही ठिकाना जिस पर खत लिखने की आदत है मुझे, क्योंकि वो नहीं आ सकता है, इस वजह से बड़ा मुश्किल है ना बढ़ती हुई उम्र में आदत का बदल देना। वो जम्मू की किस कॉलोनी में रहता है, वहाँ से खत लिखता है, बट
पता वही है, ठिकाना वही है, बट फिर भी वो नहीं आ पा रहा है। तो इसमें वही चीज़ वह है, किसकी बात की गई है, एक बार और मैं आपको दिखाती हूँ कि किसकी स्वर प्रमुखता से सुना जा सकता है, मतलब घर वापसी ना होने की पीड़ा का। स्थानांतरण की तो बात ही नहीं किया गया है कि वो बार बार जो है वो जगह बदल रहा है, क्योंकि पता भी वही है, ठिकाना भी वही है, उसमें लिखा ही हुआ है पैसेज में। तो देखिए आराम से हो गया। अब ये है लास्ट क्वेश्चन 105, और ये जो है ऐसे आपको 1-2 ग्रामर हर पैसेज में मिलेगा, जो कि आप प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही आपके सारे जो हैं क्लियर हो जाएंगे। कुछ कुछ शब्द युग्म क्या है, अब ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो अगर आपका अभी यहीं पर क्लियर हो गया तो आप ये कभी गलत नहीं करोगे। कुछ कुछ का मतलब क्या हो रहा है कि इसमें रिपीट हो रहा है वर्ड, कुछ आया फिर से कुछ आ गया, इसका मतलब ये क्या, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पुनरुक्त शब्द। याद रखिएगा, निरर्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो, सार्थक का मतलब जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, साधारण शब्द जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, बट कुछ कुछ कहीं भी आ जाए, या तब तब आ गया, तो इसको बोलते हैं पुनरुक्त शब्द युग्म। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिपीटेड, जो वर्ड जो है रिपीट हो रहे हैं। तो ये था आज के 15 क्वेश्चन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा, और ऐसे ही मैं डेली करूँगी। मैंने सोचा है कि जो भी ऑनलाइन शिफ्ट में पैराग्राफ आए हैं उसके ग्रामर उससे रिलेटेड वो सारा आपको कराऊँ, साथ में जो पेडागॉजी के 15 नंबर के क्वेश्चन हैं, मतलब 30 नंबर आपका एकदम पक्का हो जाएगा। डेली मेरे साथ जुड़े रहिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, क्या आपको सेशन पसंद नहीं आता? अगर आता है तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए प्लीज़, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से क्वेश्चन मिल जाए, बहुत आसानी से मैं इसका आंसर सब कुछ पहले मैं खुद पढ़ती हूँ फिर इसके आंसर देखती हूँ। मतलब मैं ये खुद सोचती हूँ कि आपको हर चीज़ जो है ऑथेंटिक मिलेगी, ना कि मेरी एक गलती की वजह से अगर वो क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आपका कुछ भी गलत हो। तो यहाँ से एकदम श्योरिटी आपको सही चीज़ें ही मिलेंगी, काम की मिलेंगी। और मैं यहाँ पर आपको कोई पोथा कोई नोट्स नहीं, कैसे आपको स्मार्टली जो है क्रैक करना है सीटेट, मेरा वही बस मकसद है कि आपका जो सीटेट है कम मेहनत में कम चीज़ें पढ़ के आराम से क्लियर हो जाए। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का भी दिया हुआ है, आप वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में जुड़ेंगे तो आपको क्विजेस करने को मिलेंगे, साथ में हिंदी इंग्लिश CDP सारी चीज़ें जो है मैं आप कवर कराने वाली हूँ अपने चैनल पे ही। चैनल विजिट कीजिएगा, वहाँ पे सारे क्लासेस प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वो आराम से देख सकते हैं। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।